आप एक राजनीतिक दिग्गज को कैसे हराते हैं? एक ऐसी नेता जिसने एक दशक से भी ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल को अपनी फौलादी पकड़ में रखा है। सालों से भारतीय जनता पार्टी खुद से यही सवाल पूछ रही है। अब जबकि 2026 का बेहद अहम चुनाव, बंगाल चुनाव हमारे सिर पर है, पार्टी को लगता है कि उसे आखिरकार जवाब मिल गया है। और वो जवाब एक ऐसा शख्स है जो कभी उन्हीं का सबसे करीबी विश्वास पात्र, उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति था। बीजेपी ममता बनर्जी के किले को आखिरकार फतह करने के लिए शुवेंदु अधिकारी और उनकी आक्रामक ऊंचे जोखिम वाली योजना पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। ये बीजेपी के गुप्त हथियार की अंदरूनी कहानी है, उस शख्स की कहानी जिसे बंगाल का राजनीतिक नक्शा फिर से बनाने का काम सौंपा गया है। ये सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये राज्य की आत्मा के लिए एक जंग है। बीजेपी की भारी चुनौती को समझने के लिए आपको पहले उस किले को समझना होगा जिसे वो भेदने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक राजनीतिक परिस्थितिक तंत्र है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है और जिसकी वे जमकर रक्षा करती हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय से उन्होंने सड़क पर लड़ने वाले योद्धा की हिम्मत, लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण मतदाताओं के साथ एक बेजोड़ जुड़ाव के दम पर शासन किया है। दीदी यानी बड़ी बहन के रूप में उनकी छवि हर गांव और कस्बे में शक्तिशाली है। वो एक मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा है, वो बंगाली गौरव का प्रतीक है। बीजेपी ने यह बात बहुत कड़वे अनुभव से सीखी। 2021 का विधानसभा चुनाव उनकी बड़ी जीत मानी जा रही थी। पार्टी ने अभियान में अपना सब कुछ झोंक दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय नेताओं की एक पूरी फौज बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। हवा में जीत के नारों की गूंज थी। पार्टी की प्रसिद्ध चुनावी मशीन पूरी ताकत से काम कर रही थी। कागज पर नतीजे ऐतिहासिक लग रहे थे। बीजेपी 2016 में महज 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई और मुख्य विपक्षी दल बन गई। उसका वोट शेयर 38% के शानदार स्तर पर पहुंच गया। लेकिन यह प्रभावशाली संख्या एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हार को छिपा रही थी। 77 बहुमत के लिए जरूरी 148 नहीं थे। किला मजबूती से खड़ा रहा। असल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 213 सीटों के साथ सत्ता में वापस आई। एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने हर भविष्यवाणी को झुठला दिया। बीजेपी अपनी बढ़त के बावजूद निर्णायक रूप से हार गई थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसने ममता की राष्ट्रीय राजनीति में एक अजय ताकत के रूप में स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसके बाद के वर्षों में बीजेपी की बंगाल इकाई अपनी राह भटकती हुई दिखी। 2021 की गति गायब हो गई। पार्टी में दरारें पुराने नेताओं जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और नए शामिल हुए लोगों, जिनमें से कई टीएमसी से आए थे, के बीच की गुटबाजी के गहरे गड्ढों में बदल गई। बाद के उपचुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा, जहां उसकी सीटों की संख्या 2019 में 18 से घटकर 2024 में 12 रह गई। कभी गर्व महसूस कराने वाला वोट शेयर भी फिसलने लगा। यहां तक कि एक सामान्य सदस्यता अभियान भी बुरी तरह विफल रहा, जो गिरते मनोबल का एक पक्का संकेत था। यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया कि सिर्फ ममता विरोधी होना काफी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा की बातें और डबल इंजन सरकार का वादा काम नहीं आया था। इसका एक मुख्य कारण पश्चिम बंगाल की लगभग 27% मुस्लिम आबादी के बीच उनका ठोस समर्थन था, जो लगातार टीएमसी को वोट देती रही है। बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व के पीछ ने जहां कई हिंदू मतदाताओं को एकजुट किया, वहीं अनजाने में अल्पसंख्यकों को ममता की ओर और धकेल दिया था। पार्टी एक दीवार से टकरा गई थी। उन्हें एक नई योजना, एक नई कहानी और लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए एक नए योद्धा की जरूरत थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न केवल किले को समझता हो, बल्कि उसे बनाने में मदद भी की हो। और यहां एंट्री होती है शुवेंदु अधिकारी की। उन्हें सिर्फ एक राजनेता कहना उनके साथ न्याय नहीं होगा। सालों तक वो तृणमूल कांग्रेस में एक राजकुमार की हैसियत रखते थे। पूर्वी मेदिनीपुर के शक्तिशाली अधिकारी परिवार से आने वाले शुवेंदु ममता बनर्जी के उदय के एक प्रमुख वास्तुकार थे। वो नंदीग्राम आंदोलन की उपज थे, वही आंदोलन जिसने ममता को सत्ता तक पहुंचाया था। वो संसद सदस्य और उनकी सरकार में एक शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री थे। वो उनके वफादार लेफ्टिनेंट, उनके शीर्ष संगठनकर्ता और कई लोगों के लिए उनके उत्तराधिकारी थे।
लेकिन सत्ता के नीचे महत्वाकांक्षा निराशा से टकरा रही थी। जैसे जैसे टीएमसी में सत्ता ममता के इर्द गिर्द केंद्रित होती गई, अधिकारी जो खुद एक जन नेता थे ने खुद को हाशिए पर महसूस किया। यह अलगाव एक राजनीतिक भूचाल था। दिसंबर 2020 में 2021 के चुनाव से कुछ महीने पहले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। यह ऐसा था जैसे युद्ध की पूर्व संध्या पर एक शीर्ष जनरल दुश्मन से जा मिला हो। यह सिर्फ कोई दल बदल नहीं था। अधिकारी एक ऐसे दल बदलू थे जो अपने साथ टीएमसी की पूरी रणनीति की किताब ले आए थे। वो उनकी ताकत, कमजोरियों और गुप्त रणनीतियों को जानते थे। बीजेपी के लिए वो अंदरूनी जानकारी का खजाना थे, लेकिन उनका मूल्य सिर्फ रणनीतिक से कहीं ज्यादा था। ये प्रतीकात्मक था। मंच ममता की सत्ता के गढ़ नंदीग्राम में अंतिम राजनीतिक द्वंद्व के लिए तैयार था। एक आश्चर्यजनक रूप से साहसी कदम में ममता ने घोषणा की कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और अपने पूर्व शागिर्द को उसी के घरेलू मैदान पर चुनौती देंगी। नंदीग्राम की लड़ाई गुरु और शिष्य के बीच एक गहरी व्यक्तिगत और कड़वी जंग बन गई। मतगणना का दिन बेहद रोमांचक था। दोनों घंटे तक बराबरी पर थे और बढ़त लगातार बदल रही थी। शुरुआती रिपोर्टों ने तो गलती से ममता को विजेता भी घोषित कर दिया था, लेकिन जब अंतिम वोटों की गिनती हुई तो वो हो गया था, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। शुभेंदु अधिकारी ने मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था। जहां बीजेपी बंगाल की जंग हार गई थी, वहीं अधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली थी। वो एक अकेली जीत रानी को उसी के गढ़ में हराना स्मारकीय थी। इसने उन्हें तुरंत बीजेपी के विपक्ष का चेहरा बना दिया। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया, जहां वो ममता को न केवल चुनावी रैलियों में बल्कि हर दिन विधानमंडल में चुनौती दे सकते थे। बीजेपी एक चुनाव हार गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी में उन्हें अगले चुनाव के लिए अपना हथियार मिल गया था। उन्हें अपना योद्धा मिल गया था। अपनी नई हैसियत और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के पूर्ण समर्थन के साथ शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के लिए अपने हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। रणनीति आक्रामक, विवादास्पद और 2 विस्फोटक स्तंभों पर बनी है। अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक धर्मयुद्ध और राज्य की मतदाता सूचियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक। पहला स्तंभ घुसपैठ विरोधी नैरेटिव है। अधिकारी इसके सबसे उग्र पैराकार बन गए हैं और चुनाव को बंगाल की पहचान बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में पेश कर रहे हैं। उनके भाषण सीधे और सपाट होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रैलियों में खुले तौर पर चेतावनी दी है। हिंदुओं को जागना होगा, एकजुट होना होगा और बीजेपी को वोट देना होगा, वरना बंगाल एक और बांग्लादेश बन जाएगा। यह भय पैदा करने वाला संदेश एक ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, हिंदू वोट को मजबूत करना। यह नैरेटिव दावा करता है कि टीएमसी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि एक वफादार मतदाता आधार सुरक्षित करने के लिए राज्य की डेमोग्राफिक को बदला जा सके। इस नैरेटिव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारी बढ़ावा मिला, जिन्होंने बंगाल को एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। कोलकाता की यात्राओं पर उन्हें इसी लाइन को दोहराया और वादा किया कि अगर बीजेपी 2026 में जीतती है तो वो एक ऐसी सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय ग्रिड बनाएगी जो इतना मजबूत होगा कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने हर अवैध घुसपैठिए की पहचान करने और उसे निर्वासित करने की कसम खाई, जिसे एक राज्य के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे में बदल दिया गया। दूसरा स्तंभ वो है जहां बात कार्रवाई में बदल जाती है। चुनावी सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, ये भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा मतदाता सूची का घर घर जाकर किए जाने वाला एक ओवरऑल है, ताकि इसकी शुद्धता सुनिश्चित हो सके। बीजेपी के लिए एक राजनीतिक हथियार है। अधिकारिक ने व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रयासों का नेतृत्व किया है। इसे मतदाताओं सूचियों से लाखों बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को हटाने के तरीके के रूप में पेश किया है, जैसा कि वो दावा करते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची से अपना पंजीकरण लिंक करना होता है, जिससे व्यापक भ्रम पैदा होता है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता मतुआ जैसे विशिष्ट समुदाय जो हिंदू शरणार्थी और बीजेपी के प्रमुख वोट बैंक है को उनके मतदान के अधिकार सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं, जबकि उनकी मतदाताओं के खिलाफ सामूहिक आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं जिन पर उन्हें अवैध होने का संदेह है। लक्ष्य उन फर्जी मतदाताओं को सर्जिकली हटाना है जिनका वे दावा करते हैं। ये प्रक्रिया एक बड़ा विवाद का केंद्र बन गई है, जिसमें टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है
कि बीजेपी वास्तविक नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है। इनके साथ साथ टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अथक अभियान चल रहा है। विपक्ष के नेता के रूप में अधिकारी ममता सरकार के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बन गए हैं। वे संदेश खाली के भयावह मामले जैसे घोटालों को लगातार उठाते हैं, जहां एक टीएमसी नेता पर जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ व्यवस्थित यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि संदेश खाली स्कूल नौकरियों के बदले नकदी घोटाला और अन्य आरोप सुर्खियों में बने रहे, जिससे टीएमसी को एक ऐसी पार्टी के रूप में चित्रित किया जा सके जो अपने लोगों की रक्षा करने में विफल रही है। डेमोग्राफिक भय, चुनावी पुनरीक्षण और भ्रष्टाचार के आरोप मिलकर एक शक्तिशाली और विस्फोटक रणनीति बनाते हैं। ये मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने और बीजेपी के आधार को उत्साहित करने और ममता के समर्थन को एक एक मतदाता और एक एक घोटाले के जरिए कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2026 का चुनाव एक पार्टी प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा दो विशाल व्यक्तित्वों के बीच अंतिम मुकाबले के रूप में आकार ले रहा है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक राजनीति प्रतिशोध है, विश्वासघात और बदले की कहानी है। एक तरफ आपके पास ममता बनर्जी है, एक घायल बाघिन। नंदीग्राम हारना एक गहरा व्यक्तिगत अपमान था, भले उनकी पार्टी ने राज्य जीता हो। वो विश्वासघात को कभी ना भूलने के लिए जानी जाती है। उनका अभियान अधिकारी को एक गद्दार के रूप में चित्रित करेगा, जिसने दिल्ली के बाहरी लोगों को खुद को बेच दिया। वो अपनी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना को अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में पेश करेंगी और इसकी तुलना बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे से करेंगी। उनका संदेश बंगाली गौरव के लिए एक भावुक अपील होगी, एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसे वो बंगाल की संस्कृति के लिए विदेशी के रूप में चित्रित करती है। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी की ठंडी, सोची समझी आक्रामकता से लैस चुनौती देने वाले हैं। उनकी शैली ममता की शैली के विपरीत है। वो भावुक हैं, वो डेटा चालित हैं, वो एक लोक लुभावन नेता है, वो एक संगठनकर्ता है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने राज्य विधानसभा को अपने व्यक्तिगत युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया है। तथ्यों और आरोपों के साथ दैनिक हमले शुरू किए हैं। अधिकारी का पूरा राजनीतिक जीवन अब ममता की विरासत को खत्म करने के बारे में है। वो शासन पर उन पर हमला करते हैं, औद्योगिक पलायन की ओर इशारा करते हैं और निवेश वापस लाने का वादा करते हैं। वो खुद को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जो उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए पर्याप्त बहादुर है। वो मार्च आयोजित करते हैं, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हैं और अदालती मामले दायर करते हैं, जिससे सरकार लगातार बचाव की मुद्रा में रहती है। वो जानते हैं कि जीतने के लिए उन्हें उनकी अजैयता के मिथक को तोड़ना होगा। ये तीव्र प्रतिद्वंदिता सभी को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर करती है। दीदी और दादा के बीच युद्ध में कोई मध्य मार्ग नहीं है। बीजेपी के लिए अधिकारी का ममता को हराने का जुनून उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उनके अभियान को एक कच्ची भावनात्मक ऊर्जा देता है, जिसकी 2021 में कमी थी। टीएमसी के लिए यह अपने नेता की रक्षा के लिए एक एकजुट होने का आह्वान है। 2026 का चुनाव केवल नीति पर नहीं, बल्कि इस पर तय होगा कि पश्चिम बंगाल के लोग किसकी कहानी पर विश्वास करते हैं। बीजेपी की अधिकारी के नेतृत्व वाली रणनीति एक ऊंचे जोखिम वाला जुआ है। ये एक बड़ी जीत की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये खतरों से भी भरा है। अधिकारी का अंदरूनी ज्ञान एक बहुत बड़ा फायदा है। वो टीएमसी के संगठन, उसकी कमजोरियों और किन स्थानीय नेताओं को पाला बदलने के लिए मनाया जा सकता है, ये जानते हैं। दूसरा, घुसपैठ विरोधी और हिंदू एकीकरण का नैरेटिव एक सिद्ध बीजेपी फॉर्मूला है। ये असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में काम कर चुका है और ये बंगाल के मतदाताओं के एक हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होता जा रहा है, जो डेमोग्राफिक परिवर्तन के बारे में चिंतित है। तीसरा, टीएमसी वास्तव में भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर पर कमजोर है। एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद संदेश खाली जैसे घोटालों ने वास्तविक नुकसान पहुंचाया है, खासकर महिला मतदाताओं के बीच। विकास और स्वच्छ शासन का बीजेपी का वादा कई लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। अंत में, केंद्र सरकार की पूरी ताकत इस प्रयास के पीछे है। अमित शाह ने बंगाल को एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है, जिससे एक अच्छी तरह से वित्त पोषित और समन्वित अभियान सुनिश्चित होता है। लेकिन जीत का रास्ता मुश्किल है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि रणनीति उल्टी पड़ सकती है। आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति
उन उदारवादी हिंदू मतदाताओं को अलग थलग कर सकती है जो बंगाल की बहुलतावादी संस्कृति को महत्व देते हैं। दूसरी बड़ी बाधा गणित है। मुस्लिम वोट, जो आबादी का लगभग 27% है, अभी भी ममता के पीछे मजबूती से खड़ा है। जीतने के लिए बीजेपी को हिंदू एकीकरण के एक अभूतपूर्व स्तर की आवश्यकता है। विश्लेषण बताते हैं कि पार्टी जिसे 2024 में लगभग 69% हिंदू वोट मिले, उस संख्या को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा, जो जटिल सामाजिक गतिशीलता वाले राज्य में एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा, बीजेपी का अपना घर ही व्यवस्थित नहीं है। शुवेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के नेतृत्व वाले गुटों के बीच की गुटबाजी एक गंभीर समस्या है। अमित शाह ने शांति स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन यह प्रतिद्वंदिता अभियान को भीतर से आसानी से सबोटोज कर सकती है। अंत में, ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं की शक्ति को कभी कम मत समझो। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं का एक बहुत बड़ा वफादार आधार बनाया है, जो उन्हें अपने प्रदाता के रूप में देखती है, जो धर्म और जाति की रेखाओं को पार करता है और बीजेपी के भाषणों के लिए एक शक्तिशाली मार्ग के रूप में काम करता है। अंततः बीजेपी की सफलता एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करती है। क्या अधिकारी ध्रुवीकरण को इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि उदारवादियों को खोए बिना हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर सके? क्या वो चुनाव पुनरीक्षण का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, बिना इसे नागरिकों पर हमला के रूप में देखे? और क्या बीजेपी एक संयुक्त मोर्चा पेश कर सकती है, या क्या उनके आंतरिक झगड़े फिर से उनकी हार का कारण बनेंगे? जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल एक चौराहे पर है। ये सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, ये राज्य के लिए दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर एक जनमत संग्रह है। एक तरफ ममता बनर्जी का क्षेत्रीय गौरव और कल्याणकारी राजनीतिक द्वारा परिभाषित बंगाल का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ बीजेपी का एक ऐसा बंगाल का दृष्टिकोण है जो उसकी राष्ट्रवादी परियोजना में एकीकृत हो, जो पहचान की राजनीति से प्रेरित हो। हम सब के केंद्र में शुवेंदु अधिकारी हैं। वो बीजेपी के ग्लैडिएटर हैं, जो उनकी आशाओं और उनकी आक्रामकता का प्रतीक है। ममता के दाहिने हाथ से उनके कट्टर दुश्मन तक का उनका सफर इस राजनीतिक महाकाव्य का मुख्य ड्रामा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लड़ाई की रेखाएं खींच दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक संयुक्त मोर्चा जीत की कुंजी है। बीजेपी का पूरा वार रूम एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, बंगाल के किले को आखिरकार जीतना। पश्चिम बंगाल का भाग्य अधर में लटका है। क्या शुवेंदु अधिकारी, जो परम अंदरूनी से बाहरी बने हैं, वहां सफल होंगे जहां दूसरे असफल हुए हैं? या क्या ममता बनर्जी, अपराजय सड़क योद्धा, एक बार फिर साबित करेंगे कि उनका किला अभेद है? बंगाल की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या शुवेंदु अधिकारी वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके बीजेपी को बंगाल जीतने के लिए आखिरकार जरूरत है, या वो ऊंचे जोखिम वाले रणनीति ममता बनर्जी की राजनीतिक मशीन के खिलाफ विफल होने के लिए अभिशप्त है? अपने विचार और भविष्यवाणियां नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आप 2026 के बंगाल चुनाव पर आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।